फर्स्ट चैप्टर में ही वैभवशाली भारत के उपलब्धियों में जो नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है वो है प्राचीन भारत में नाविक शक्ति। नाविक शक्ति यानी कि नौ शक्ति, नेवी है ना, समुद्र के ऊपर जलयानों के द्वारा, शिप्स के द्वारा एक दूसरे देशों की यात्रा करना, तो ये नाविक शक्ति से ही संभव है। तो भारत में सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का वर्णन विद्वानों ने किया है, ठीक है ना। संस्कृत में नव शब्द जलयान, नव शब्द का जो प्रयोग है, नव, नव का मतलब होता है नाव, ठीक है। नाव का प्रयोग जलयान के लिए किया गया और इस समय इसके ज्ञान को, यानी कि ये जो शास्त्र था, इस शास्त्र को नवगति कहा गया, यानी कि नवगति साइंस, अलग ही सब्जेक्ट था ये, ठीक है ना, नवगति सब्जेक्ट के नाम से। फिर उर्दू में ये जो नव वर्ड था वो उर्दू में क्या हुआ, नाव बन गया, ठीक है। प्राचीन पुस्तकों के आधार पर जैसे कोलंबस के बता रखा है, नाम दे रखा है, कोलंबस के पैदा होने के 1000 वर्ष पहले ही भारत में जलयान बनाए जाते थे और वो इतने शक्तिशाली यानी कि इतने मजबूत थे कि वो समुद्र में कई दिनों तक, महीनों तक वो यात्रा कर सकते थे। हिंद महासागर से बता रखा है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के खुले समुद्र में भयंकर समुद्री तूफानों का भी वो सामना कर सकते थे, ठीक है। और अब इनकी क्षमता बता रखी है, 1000 यात्रियों को वो एक साथ ले जा सकते थे, इतने बड़े बड़े जहाज भारत में बनते थे। और इसी तरह से जैसे बताया गया है कि एक जहाज में प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक फाहियान जो भारत यात्रा पर आया था, वो इसी तरह के एक जलयान में, शिप में बैठ करके दक्षिणी भारत से चीन गया था, समुद्री यात्रा से वापस चीन लौटा था। आते वक्त तो वो तिब्बत के रास्ते से भारत में आया था, उत्तरी सीमा से, ठीक है ना, हिमालय पार करके, और जाते वक्त दक्षिण भारत तक की उसने यात्रा की और दक्षिण भारत से शिप के द्वारा, जलयान के द्वारा वो वापस अपने देश चीन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5-6 हज़ार वर्ष पूर्व हमारे यहाँ पे विकसित बंदरगाह थे, यानी कि जो डॉकयार्ड थे वो भी काफ़ी डेवलप्ड स्थिति में थे, विकसित थे। अब हमें उत्खनन से सौराष्ट्र का लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा है 9th क्लास में, ठीक है, लोथल का बंदरगाह, ठीक है ना, वो हमें खुदाई में प्राप्त हुआ है। वो बंदरगाह शास्त्र शुद्ध प्रणाली, ये एक प्रणाली होती थी पहले प्राचीन समय में, इसके द्वारा बना था। और ये जो था वो भारत की पश्चिमी सीमा पर था इस तरफ, और इस सीमा से इधर पश्चिम के देशों से, यानी कि अरब देशों से, अफ्रीका से व्यापार होता था। अब यहाँ पर देखिए 756 फीट लंबे और 126 फीट चौड़े जहाज होते थे, ठीक है ना। प्राचीन काल में भी इतने बड़े बड़े जहाज होते थे और उनमें 60 टन से लेकर 60 टन से लेकर के 75 टन तक का माल, है ना, वो एक ही जहाज़ में भर करके पहुंचा सकते थे। और जहाज़ों को खड़े रहने के लिए 1400 फीट 1400 फीट लंबी दीवार बनाई गई और उस दीवार में पानी भरा जाता था, ताकि जब भरी हुई नौकाएं, लोडेड शिप्स जब वहाँ पर आए तो पानी की गहराई बराबर बनी रहे। इसलिए उन दीवारों के अंदर जो है, दीवारों के बीच में जो हिस्सा होता था उसमें पानी भर देते थे। फिर इसी तरह से देखिए जलपोत निर्माण और छोटी नौकाएं बनाने की कार्यशाला, यानी कि कारखाने थे, फैक्ट्रियां थी। पश्चिमी तट पर एक तो लोथल बंदरगाह आ गया है, सोपारा और ब्रिगुकच्छ, ये 2 बंदरगाह और थे। अब पहली शताब्दी की ही इसमें बात की जा रही है आगे, और कौन कौन से बंदरगाह, जैसे चोल, दभोल, राजापुर, मालवण, गोवा, कोटायन, कोणार्क, मछलीपट्टन, कावेरीपट्टन, ये पश्चिमी तट के बंदरगाह थे जिनसे अरब सागर के माध्यम से व्यापार होता था। और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी का जो नाम था उस समय महोदधि नाम था इसका। और जातक कथाओं में जो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं थी उनको जातक कथाएं कहा जाता है। तो उन जातकों में 10 यात्रियों को ले जाने वाले जलपोत का उसमें उल्लेख किया गया है, यानी कि उसमें बताया गया है। अब इसके अलावा इसमें देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जो बहुत सारी मोहरें
प्राप्त हुए। मोहरें मतलब स्टाम्प, ठीक है ना, जो छाप ठोकते हैं ना वो वाली। तो मोहरें हुए हैं, प्राप्त हुई है, और पात्र जो मिले हैं उनमें जल पौधों के चित्र बताए हुए हैं। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार इन शिप्स के माध्यम से पश्चिम की सभ्यताएं, जिसमें सुमेर सभ्यता है, मेसोपोटामिया है ना, नील नदी वाली जो सभ्यता है, नील की सभ्यता, वहाँ से व्यापार होता था। और इसके अलावा सांची और बारहुत शिल्प में, सांची और बारहुत ये प्राचीन अवशेष यहाँ पर भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से चप्पू वाले पोत, चप्पू जिससे कि नाव चलाते थे, और केबिन वाली नौकाएं मिली है यहाँ से। अब यहाँ पे जो आगे और बता रखा है कि धार का राजा भोज, उसने एक पुस्तक लिखी युक्ति कल्पतरु। उसमें उसने नौकाओं के निर्माण और नौकाओं के प्रकार कितने होते हैं, नौका निर्माण कैसे किया जाता है, ये उसने बताया हुआ है। फिर दिशा ज्ञान के लिए उस समय भारतीय नाविकों को, जैसे कंपास होता है समुद्र में चलते समय दिशा ज्ञान करने के लिए ताकि रास्ता ना भटक जाए, तो इसके लिए लौह मत्स्य यंत्र का प्रयोग वो करते थे। ये उस समय की एक टेक्निक होती थी। और ये बात हमें किससे पता चलती है, अरब यात्रियों से। अरब यात्रियों ने जो अपने यात्रा विवरण लिखे हैं उसमें इसका वर्णन किया है। अब मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो राजदूत था, यूनानी आक्रमणकारी जिसका नाम सेल्यूकस था, उसका राजदूत था इसके दरबार में, इसने प्राचीन भारत में नौका संगठन का वर्णन किया है। यानी कि नामों के संगठन का, शिप इसका वर्णन किया है। नौकाओं का समूह जब सागर में चलता था तो एक उनका हेड होता था, ठीक है ना, उनका कमांडर होता था, ठीक है, जिसको नौकाध्यक्ष कहते थे, ठीक है ना। नौकाध्यक्ष तो बहुत सारी नौकाओं के ऊपर होता था, ये लिखा हुआ है नौकाओं का समूह नौकाध्यक्ष। इसके अलावा जो प्रत्येक नौका जो उसमें शामिल होती थी उसका भी कमांडर होता था, कैप्टन होता था, और उसको कर्णधार या महासारथ कहा जाता था। फिर पतवार वाली नौकाओं का भी उस समय चलन था। पतवार जिसके ऊपर बड़े बड़े पाल लगे होते हैं, जो कि हवाओं की दिशा से वो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जलपोत के प्रबंध के लिए अलग से अधिकारी रखा जाता था उस समय राज्यों में, जिसको दत्रस्मी ग्राहक कहा जाता था। यह उस समय उसकी पोस्ट थी, जो नौकाओं के प्रबंध, शिप्स के प्रबंध का अधिकारी होता था, जिम्मेदार व्यक्ति होता था।